महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा चुनाव के लेकर सभी पार्टियां अब बैठकों का सत्र शुरू कर चुकी है। इसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी पीछे नहीं है, क्योंकि आज ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सरकारी आवास वर्षा बंगलो पर सभी मौजूदा सांसदों की एक बैठक हुई। लगभग 3.5 घंटे तक ये बैठक चली और इस बैठक के बाद सांसद राहुल शेवाले ने बाहर आकर ये बयान दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि 2019 में फूट के पहले की शिवसेना ने जिन 22 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, उन सभी 22 सीटों पर उनका दावा रहेगा। यानी एक भी सीट छोड़ने के लिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना तैयार नहीं है। अब ये स्पष्ट हो चुका है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 2019 में 26 और 22 के फॉर्मूला में 22 में से 18 सीटें जो है वो शिवसेना चुनकर आई थी, जिसमें से फूट के बाद अब एकनाथ शिंदे के खेमे में सिर्फ 13 सांसद बचे हुए हैं। बाकी के सांसद उद्धव ठाकरे खेमे में हैं। अब इन 13 जगहों पर सभी मौजूदा सांसदों को फिर से चुनाव लड़ने का मौका मिले, इसलिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है वो बड़ी ही आक्रामक दिख रही है। और आज की बैठक में कुल मिलाकर इन सभी 13 सीटों का सबसे पहले जायजा लिया गया। वहां पर क्या काम बाकी है, कौन कौन से काम करना जरूरी है, ताकि आने वाले महायुति यानी बीजेपी और एनसीपी जो दूसरे सरकारी पार्टीज है, जो जिनके साथ अलायंस में एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में सत्ता में शामिल है, उनके साथ जब सीट शेयरिंग की बात होगी, उस सीट शेयरिंग में वो अपना ये दावा कायम रख सके। अब जब इस बारे में हमने बीजेपी के कुछ नेताओं से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जहां पर एकनाथ शिंदे के मौजूदा सांसद कमजोर नजर आ रहे हैं, उन्हें वो सीट छोड़नी पड़ सकती है। हालांकि वो कौन सी सीट है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन पिछले कुछ महीनों की कवायद अगर बीजेपी की देखे तो ये साफ हो रहा है कि केंद्रीय मंत्री महाराष्ट्र में आकर उन सीटों पर भी तैयारी कर रहे हैं जहां से एकनाथ शिंदे के शिवसेना से सांसद चुनकर आए हैं। जैसे आपको बताऊं, कल्याण ऐसी लोकसभा चुनाव क्षेत्र है जहां से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे चुनकर आते हैं। हालांकि वहां पर भी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपनी तैयारी की, वहां पर बैठकें ली और अपना दावा जो है वो एक तरह से कल्याण लोकसभा पर भी है, ये साफ तौर पर दिखाई दिया। बात करें अगर दक्षिण मध्य और दक्षिण मुंबई इन दो चुनाव क्षेत्रों की, तो यहां पर भी इसी तरह की बैठकों का सत्र बीजेपी का हुआ। और आगे जाकर ये बता दूं कि दक्षिण मुंबई में तो अरविंद सावंत जो चुनकर आते हैं, जो फिलहाल उद्धव ठाकरे खेमे में है, लेकिन वहां पर बीजेपी ने अपनी तैयारी पहले से ही शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जो बीजेपी के विधायक भी है, उन्होंने भी इसी तरह के बैठकों का सत्र उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में शुरू कर दिया है। अब बात करें अगर एनसीपी की, तो एनसीपी के माध्यम से अजित पवार गुट जो सरकार में शामिल हुआ है, उनके और शिवसेना के बीच में भी कई सारे सीटों पर लेकर क्लैशेस नजर आ रहे हैं। जैसे अगर रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में सुनील तटकरे जो अजित पवार गुट के राज्य के प्रदेश के मुखिया है, वो चुनकर आते हैं और उनके खिलाफ शिवसेना के ही अनंत गीते ने यहां पर चुनाव लड़ा था, जो कि उद्धव ठाकरे खेमे में है। लेकिन इस सीट पर एकनाथ शिंदे दावा करने वाले हैं, क्योंकि 22 की 22 जगहों पर वो अपना दावा कायम रख रहे हैं। इसी तरह शिरूर लोकसभा चुनाव क्षेत्र की बात करें तो वहां पर भी शरद पवार गुट के अमोल कोल्हे चुनकर आए हैं, लेकिन अढळराव पाटिल जो अभी फिलहाल एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल हुए हैं, वो वहां से पराजित हुए थे, लेकिन उनका दावा है और वो वहां से फिर से लड़ना चाहते हैं। अमरावती में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिलती है। आनंदराव अडसूळ जो नवनीत राणा के खिलाफ पराजित हुए थे, और नवनीत राणा भले ही वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, लेकिन उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट दिया है। तो क्या बीजेपी ये जगह फिर से एकनाथ शिंदे को देगी, यानी आनंदराव अडसूळ को वहां से लड़ने को देगी? ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ऐसे हालात में अब ये भी देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में तीनों भी पार्टियां जो सत्ता में शामिल है, जैसे अजित पवार गुट, एनसीपी, बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, इन तीनों में लोकसभा के 48 सीटों का बंटवारा किस तरह से होगा। क्योंकि बीजेपी ने पहले ही 45+ मिशन का नारा साफ तौर पर बता दिया है, अपनी मंशा जो है वो उन्होंने साफ कर दी है। ऐसे में अब ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जबकि
एकनाथ शिंदे एक भी जगह, एक भी लोकसभा की सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में बीजेपी और अजित पवार गुट की एनसीपी उन्हें किस तरह से मनाती है।